यह कहानी है 5वीं शताब्दी में मगध राज्य के एक शहर की। आज भी एक साधारण दिन था, किसी भी दूसरे दिन की तरह। सभी व्यक्ति अपने कार्य को जा रहे थे और वहीं कुछ विद्यार्थी अपने विद्यालय के बाहर एक वृक्ष के नीचे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तो उस समय एक अनजान व्यक्ति वहां आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे आपके विद्यालय में प्रवेश चाहिए। तो एक विद्यार्थी खड़ा होता है और उस अनजान व्यक्ति के पास जाता है और उससे एक प्रश्न पूछता है। वो विद्यार्थी ना तो उस अनजान व्यक्ति का नाम पूछता है, ना उस व्यक्ति का धर्म, ना उस व्यक्ति का देश। वो केवल एक प्रश्न पूछता है। अब वो है कि शून्यता के मध्यमक दृष्टिकोण के बारे में आपके क्या विचार हैं। अक्सर सिर्फ ये प्रश्न सुन के ही कई सारे लोग वहां से चले जाया करते थे, परंतु यह अनजान व्यक्ति अडिग रहा। उसने शांति से विचार किया और इस प्रश्न का उत्तर दिया। इसके बाद उन विद्यार्थियों और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कई सारी बातचीत हुई, बौद्ध धर्म के बारे में, नागार्जुन की फिलॉसफी के बारे में, लॉजिक के बारे में, न्याय के बारे में और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। और अंततः एक विद्यार्थी आगे आता है और कहता है, ए बुद्धिजीवी, स्वागत है आपका हमारे विद्यालय में। वह प्राचीन शहर था नालंदा। वह बुद्धिजीवी था, चीन का बौद्ध भिक्षुक यानी कि एक बुद्ध मंक ह्यून सांग। और वह महान विद्यालय था नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार विश्व की सबसे पुरानी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। 5वीं शताब्दी में बना यह अजूबा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल से भी ज्यादा पुराना था। और इस महाविहार में विद्या ग्रहण करने के लिए केवल भारत से ही नहीं, बल्कि चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान और श्रीलंका जैसे कई सारे देशों से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ आया करते थे। इस विश्वविद्यालय में मुख्यतः बुद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसके सिवा यहाँ गणित, मेडिसिन, लॉजिक और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। आज की तारीख में नालंदा महाविहार बिहार राज्य के नालंदा जिले में आता है और यह पटना से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 5वीं शताब्दी में यह नालंदा शहर मगध राज्य का भाग था, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंदर आया करता। और इस गुप्त साम्राज्य के महाराजाधिराज थे कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के इस दौर को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौर में भारत ने विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म क्षेत्र में काफी तरक्की करी थी। एक तरफ जहां कालिदास जैसे लेखक अपनी अद्वितीय रचनाओं के बल पर साहित्य को आगे बढ़ा रहे, तो वहीं आर्यभट्ट जैसे विद्वान शून्य का आविष्कार कर गणित में अपना योगदान दे रहे थे। और यही नहीं, इस काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय भी फल फूल रहे थे। इस प्रगति के कई कारण थे, किंतु उनमें से सबसे ज्यादा प्रबल था गुप्त साम्राज्य के राजाओं का धर्म सहिष्णुता, अर्थात उनकी रिलीजियस टॉलरेंस। यही कारण था कि इस रिलीजियस टॉलरेंस का फलस्वरूप हमको ज्ञान का संगम नालंदा शहर मिला। जी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा नालंदा शहर, ना कि नालंदा महाविहार। नालंदा शहर नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी से भी कई पुराना है। चीनी मंक ह्यून सांग अपनी किताब में लिखते हैं कि नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम, दा, अर्थात बिना रुके दान करते रहना। इसका मतलब हुआ आप ज्ञान बांटते रहो निर्विरोध। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ना आलमदा का अर्थ यह नहीं होता, और ना आलमदा का सही अर्थ होता है कमल का पुष्प देना। अब इस नाम का भी अति सुंदर अर्थ है। तो सफेद कमल के फूल को भारतीय संस्कृति में सरस्वती माता से जोड़ के देखा जाता है। सरस्वती माता विद्या की देवी मानी जाती हैं। तो नालंदा शब्द का अर्थ हुआ कमल का फूल देना, अर्थात विद्या का आदान प्रदान करना। नालंदा शहर में कई वर्षों से दूर दूर से बुद्धिस्ट मंक आया करते थे, यहाँ पे बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने और अपना ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए। नालंदा ज्ञान का एक संगम था। तो जब नालंदा पहले से ही ज्ञान में इतना समृद्ध था, तो भला कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा महाविहार बनाने की आवश्यकता क्यों थी? बहुत लोग इसे कई कारण देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक राजा का धर्म होता है अपने राज्य में विश्वविद्यालय बनाना, लोगों को शिक्षित करना, तो इसलिए कुमार गुप्त ने यह विश्वविद्यालय बनाया। तो कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि कुछ
बुद्ध भिक्षु उनके पास गए और उन्होंने उनसे एक विद्या स्थान की मांग करी। अब कोई एक राय नहीं है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा क्यों बनाया होगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन सभी कारणों में से जो सर्व प्रमुख है वो है सॉफ्ट पावर। जी हाँ, सॉफ्ट पावर का अर्थ होता है कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो कि न अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन आप उसका प्रयोग कर अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, या फिर वो सॉफ्ट पावर आपको दूसरे राज्यों पे किसी प्रकार का प्रभाव डालने में मदद करती है। तो जब देश विदेश से बुद्धिजीवी नालंदा शहर में आया करते थे, तो उससे नालंदा शहर का नाम अनेकों राज्यों में काफी बढ़ा। सिर्फ यही नहीं, गुप्त साम्राज्य तो नालंदा विश्वविद्यालय को दान करता ही था, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सारे पड़ोसी राज्य नालंदा को दान किया करते थे। तो इससे धन का भी आवाजाही होती थी उस राज्य में। ह्यून सांग अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि नालंदा के बाहर बहुत सारे राजा आ रखे थे और वो एक प्रोसेशन में हिस्सा ले रहे थे। तो इससे हमें देख के पता चलता है कि बहुत सारे राजा एकजुट होते थे नालंदा विश्वविद्यालय के कारण, जो कि आपकी सहायता कर सकता है एक युद्ध के दौरान प्रतिद्वंदी को हराने के लिए। इस प्रकार सॉफ्ट पावर आपकी मदद कर सकती है आपके लिए प्रतिकूल समय में, उस समय में जो आपके लिए काफी कठिन हो। कुमारगुप्त प्रथम ने जो नालंदा महाविहार की नींव रखी थी, वह आज का संपूर्ण नालंदा महाविहार नहीं था, उसका एक छोटा भाग था। कुमारगुप्त प्रथम के आगे आने वाली कई पीढ़ियों ने इस महाविद्यालय में कई सारे योगदान दिए और इसको और व्यापक बनाया। ह्यून सांग लिखते हैं कि अपने चरम समय में नालंदा महाविहार में 10,000 विद्यार्थी और 1,500 अध्यापक रहा करते थे। हालांकि एक दूसरे मंक यिजिंग, जो ह्यून सांग के कुछ दशक बाद ही नालंदा महाविहार में आए थे, वो कहते हैं कि यहाँ 3,000 विद्यार्थी रहा करते थे, ना कि 10,000। और आज भी जब हम नालंदा के अवशेषों को देखते हैं तो वहां पे इतने कक्ष नहीं है कि उसमें 10,000 विद्यार्थी रह सके। तो संभवतः 10,000 एक अधिक नंबर हो, या ये भी हो सकता है कि शायद और भी विहार हो लेकिन वो हमें मिले ना हो। लेकिन यूजिंग के जो रिकॉर्ड्स है उनसे यही देखने को मिलता है कि शायद वहां पे 3,000 विद्यार्थी रहा करते थे, लेकिन फिर भी इससे भी नालंदा महाविहार की भव्यता को कम नहीं कहा जा सकता। समय के साथ गुप्त साम्राज्य और कमजोर पड़ता गया और एक दिन वह समाप्त हो गया। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नालंदा महाविहार को हानि पहुंचा सकती थी, लेकिन उस समय उदय हुआ एक नए राजा का, राजा हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति या वर्धन साम्राज्य के राजा थे, और उन्होंने अब नियंत्रण पा लिया था मगध के क्षेत्र के ऊपर। और गुप्त साम्राज्य की तरह ही वर्धन साम्राज्य या पुष्यभूति साम्राज्य भी नालंदा महाविद्यालय को काफी दान किया करते थे। यह राजा भी धर्म सहिष्णु अर्थात रिलीजियसली टॉलरेंट थे, और इनके साम्राज्य में भी नालंदा विश्वविद्यालय ने काफी उन्नति करी। ह्यून सांग और यूजिंग जैसे चाइनीज मंक, जिनकी किताबों से हमें नालंदा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वह भी इसी युग में नालंदा में आए थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने नालंदा को मिलने वाला दान भी बढ़ा दिया था, और नालंदा का यश इस युग में और भी ज्यादा व्यापक हो गया। अब कई सारे कारणों से इस वर्धन साम्राज्य का भी एक दिन पतन हो गया, और इसके बाद मगध में राज किया पाल साम्राज्य ने। पाल साम्राज्य के राजा वो बौद्ध धर्म के ही थे, लेकिन उसके वज्रयान शाखा के। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग भी धर्म सहिष्णु थे। वो नालंदा को पैसे देते थे और उसकी सहायता भी करते थे जहां भी संभव हो। और सिर्फ यही नहीं, पाल राजाओं ने और भी कई सारे विश्वविद्यालय बनाए, जिसमें से एक प्रमुख है विक्रमशिला, जो कि बुद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का एक प्रमुख विद्या स्थल बना। और 12वीं शताब्दी के अंत तक, और या 13वीं शताब्दी से कुछ समय पहले तक, पाल राजाओं ने ही मगध के ऊपर राज। अपने 750 साल से भी ज्यादा बड़े इतिहास में नालंदा ने भारत को और पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया। सबसे पहले तो शिलाभद्र और धर्मपाल जैसे बुद्धिस्ट मंकों के ज्ञान ने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि नागार्जुन, जो कि अति प्रसिद्ध बुद्ध मंक थे, वो भी शायद इस विद्यालय से जुड़े रहे हो। यही नहीं, यह भी मानते हैं कई लोग कि आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर भी यहीं आके पढ़ा करते थे। तो हम देख सकते हैं नालंदा ने कितना योगदान किया है समाज और विज्ञान के प्रगति को।
एक कहानी सुनाता हूँ आपको। इस महाविहार के एक विद्यार्थी थे, थॉनमी संभोता। वो एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मंक थे जो कि नालंदा महाविहार में आए थे बुद्ध शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने। कहा जाता है कि वो जब ये अपनी शिक्षा लेके तिब्बत वापस गए तो उन्होंने अपने सीखे हुई संस्कृत का प्रयोग किया तिब्बतन भाषा और उसकी स्क्रिप्ट को रीमॉडल करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, तिब्बत के राजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया थॉनमी संभोता के प्रभाव में आके। तो इससे आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ विद्यार्थियों को विद्या दे रहा था, बल्कि वो उत्कृष्ट गुणवत्ता के विद्यार्थियों को भी बना रहा था। और इस महाविहार के बारे में सबसे ज्यादा विख्यात है यहाँ की प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज। धर्मगंज का अर्थ होता है धर्म का खजाना, और यह पुस्तकालय यही था। इस बहुत बड़े पुस्तकालय में 3 बिल्डिंगें हुआ करती थी, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। जहां रत्नोदधि सबसे बड़ी थी, वह बुद्ध धर्म और उससे जुड़े हुए साहित्य के बारे में जो भी पुस्तकें हों उनको संभाल के रखा करती थी। और बची हुई 2 इमारतों में कई सारे विषय जैसे गणित, एस्ट्रोनॉमी और ऐसे दूसरे विषयों से जुड़े हुए ज्ञान का संग्रह था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी योगदान है बौद्ध धर्म को, वो अद्वितीय है। और यह हम जानते हैं दलाई लामा के इस कथन से, जहां वो कहते हैं कि हमें जो भी बौद्ध धर्म का ज्ञान मिला है वो नालंदा से ही मिला है। नालंदा का उनका अर्थ नालंदा शहर हो सकता है या नालंदा महाविहार हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि नालंदा का योगदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में अद्वितीय था। अब मैं आपको अपनी कुछ 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जब बीज बोता हूं तो धूप सरेआम होती है, सत्य खोजने निकलूं तो बरसात हर बार होती है। ओह क्यों नहीं किस्मत की देवी तू सदा मेहरबान होती है, क्यों सच है कि यहाँ हर सुबह की शाम होती है। तो जिस प्रकार हर शुरुआत का अंत होता है, उसी प्रकार नालंदा का भी सूर्य अस्त हुआ। नालंदा के पतन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं आपको उनमें से 3 सबसे प्रमुख कारण बताऊंगा। तो सबसे पहला कारण, और जो सबसे बड़ा कारण है, वो था युद्ध। तो यूं तो नालंदा ने बहुत युद्ध देखे थे, लेकिन इनमें से 3 युद्ध सबसे ज्यादा बड़े थे। सबसे पहला युद्ध था हुणों का आक्रमण। हुणों का राज्य गुप्त साम्राज्य के उत्तर पश्चिम की तरफ था। अब इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन फिर भी कई इतिहासकार मानते हैं कि अफगानिस्तान और तुर्की के लोग रहे होंगे। तो 5वीं शताब्दी के अंत में हुणों ने मगध में एक बहुत बड़ा आक्रमण किया। उस वक्त गुप्त साम्राज्य के राजा स्कंदगुप्त हुआ करते थे। हुणों के आक्रमण का कारण था वहां धन को लूटना। तो वो बहुत सारे मंदिरों और विद्या स्थलों में गए, क्योंकि यहाँ अक्सर राजा लोग धन रखा करते थे या फिर धन दान किया करते थे। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को हरा तो दिया, लेकिन फिर भी हुणों ने नालंदा को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। अब वो कई सारा धन लूटने में भी कामयाब रहे थे, लेकिन इसके बाद भी नालंदा बच गया था। वो पूर्णतः तबाह नहीं हो पाया, बल्कि पहले से भी ज्यादा व्यापक और उत्कृष्ट हो गया। और इसी प्रकार दूसरा युद्ध हुआ 7वीं शताब्दी में, जब बंगाल के गौड़ राजाओं ने मगध पे आक्रमण किया। गौड़ राजाओं का राज्य बंगाल के आसपास था और इन्होंने मगध राज्य पे हमला किया था उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। उस वक्त वहां के राजा थे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने गौड़ों को हरा दिया था, लेकिन फिर भी इस आक्रमण से नालंदा को नुकसान पहुंचा था। लेकिन क्योंकि राजा हर्षवर्धन काफी परोपकारी थे और बलशाली थे, उन्होंने नालंदा को फिर से उसके पहले जैसी अवस्था में ला दिया, बल्कि उसको और उत्कृष्ट और अच्छा बनाया। नालंदा ने 2 बड़े युद्धों से तो पार पा लिया था, लेकिन यह तीसरा युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम युद्ध होने वाला था। और ये आक्रमण मगध में किया था मोहम्मद गौरी के एक मिलिट्री जनरल मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने यह आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंत में या 13वीं शताब्दी के शुरुआत में किया होगा। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा में आक्रमण किया था तो नालंदा का कोई एक राजा नहीं था। उस राज्य को बौद्ध मंक चलाया करते थे और उनको धन मिलता था आसपास के राज्यों से। बख्तियार खिलजी वहां आया था उसी धन को लूटने के लिए। जब खिलजी नालंदा पहुंचा तो उसने निर्दोष साधुओं को, विद्यार्थियों को बिना किसी रहम के बहुत बुरी तरह से मारा। सिर्फ यही नहीं, उसने वहां की इमारतों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया।
इस आक्रमण की सबसे कुप्रसिद्ध घटना है खिलजी का नालंदा के पुस्तकालय को आग लगा देना। और कहा जाता है कि धर्मगंज यानी कि वह पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कोई पुस्तकालय 3 महीने तक कैसे जल सकता है। उस क्षेत्र में कभी बारिश हुई होगी तो कभी किसी ने आग बुझाने का प्रयास किया होगा, फिर 3 महीने तक आग कैसे जल सकती है। 3 महीने तक आग जलने का कारण यह नहीं है कि 3 महीने तक वह पुस्तकालय लगातार जलता रहा, नहीं, बल्कि यह है कि कई महीनों तक बख्तियार खिलजी बार बार उस जगह पे आता रहा और हर उस व्यक्ति का संहार करता रहा जो उस जगह को पुनर्जीवित करने में लीन था। उसने उस पुस्तकालय को तब तक अग्नि के हवाले किया जब तक कि वहां पे मौजूद एक एक पुस्तक, ज्ञान का एक एक स्रोत भस्म ना हो जाए। यही घटना कारण है कि जो भी हमें ज्ञान नालंदा के बारे में मिलता है वो विदेशी लोग जैसे ह्यून जांग या येजिंग की किताबों से मिलता है और किसी भारतीय लेखक की किताब से नहीं मिलता, क्योंकि वो किताबें बची ही नहीं। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा को अग्नि के हवाले किया था, इसका प्रमाण क्या है? तो बहुत लोग कहते हैं कि मिराज आई सिराज, जो कि गौरी साम्राज्य में एक हिस्टोरियन थे, वो लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरा, जो कि आज के बिहार शरीफ में है, एक शैक्षिक स्थल को अग्नि के हवाले कर दिया, उसको नष्ट करके। अब ओदंतपुरा और नालंदा, इनके बीच में थोड़ी दूरी है, ये एक स्थल नहीं है। हालांकि फिर भी अगर बख्तियार खिलजी ओदंतपुरा में इस प्रकार का कुकृत्य कर सकता है तो संभवतः उसने ऐसा नालंदा में भी किया होगा। इस बड़े आक्रमण के बाद बहुत सारे भिक्षुक नालंदा को छोड़ के चले गए और वो अपने साथ लेके गए बहुत सारी मनुस्मृतियां जो नालंदा महाविहार ने संजो के रखी थी। लेकिन इस विनाशकारी हमले के बाद भी नालंदा पूर्णतः तबाह नहीं हुआ था। अभी भी कुछ समर्पित भिक्षुक नालंदा में उपस्थित थे जो इस धर्म के सागर से ज्ञान का प्रवाह लगातार बनाए हुए थे। किंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ और पहले के राजाओं की तरह मुस्लिम राजा धर्म सहिष्णु यानी कि रिलीजियस टॉलरेंट नहीं थे। अगले आने वाले 50 से 100 सालों तक उन लोगों ने लगातार कई सारे भिक्षुओं को या तो नालंदा से भगा दिया या उनका वध कर दिया। खिलजी के आक्रमण के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें सबसे बढ़िया तरीके से मालूम पड़ता है एक तिब्बती मंक धर्म स्वामिन के लिखे एक किताब से। उस किताब में वो लिखते हैं कि नालंदा में अब बहुत कम भिक्षुक बचे हैं और जो बचे हैं वो भी उसको छोड़ के धीरे धीरे जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ मुस्लिम सिपाहियों को एक बुद्ध मोनेस्ट्री को पूरी तरह से तबाह करते हुए देखा। किंतु सबसे दुखद बात यह है कि अपने पूरी किताब में कहीं भी उन्होंने किसी भी पुस्तकालय का कोई जिक्र नहीं किया था। संभवतः खिलजी के आक्रमण के बाद वो पुस्तकालय बचा ही नहीं था। यह सत्य है कि नालंदा के पतन का सबसे बड़ा और मुख्य कारण तो यह 3 युद्ध ही थे, जिसमें से बख्तियार खिलजी का आक्रमण सबसे बड़ा कारण था। किंतु अगर हम थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ और कारण भी थे जिनकी वजह से नालंदा कमजोर पड़ गया था, और उनमें से 2 कारण अब मैं आपको बताता हूं। पहला कारण था बुद्ध धर्म में अलग अलग शाखाओं का आ जाना। अब नालंदा महाविहार बुद्ध धर्म के महायान शाखा पर आधारित था। तो गुप्त और वर्धन साम्राज्य तो हिंदू राज्य थे जो कि धर्म सहिष्णु थे, किंतु जो पाल साम्राज्य था उसके राजा तो बुद्ध धर्म को मानते थे लेकिन उसके वज्रयान शाखा को। हालांकि पाल साम्राज्य के राजा भी धर्म सहिष्णु थे, उन्होंने नालंदा को जो पैसे मिलते थे उसमें कोई कमी नहीं आने दी, किंतु उन्होंने और भी कई सारे शिक्षा स्थल बनाए जो कि नालंदा से प्रतिस्पर्धा करते थे, जैसे कि विक्रमशिला। हालांकि इससे नालंदा को बहुत नुकसान नहीं हुआ, किंतु आपको अब एक समस्या दिखाई देगी। अब मैं आपको 3 राज्य दिखाता हूं, पहला गुप्त साम्राज्य का, दूसरा वर्धन साम्राज्य का या पुष्य भूति साम्राज्य का, और तीसरा पाल साम्राज्य का। तो आप देख सकते हो कि तीनों साम्राज्य समय के साथ छोटे होते जा रहे हैं। जहां गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था, वर्धन साम्राज्य से थोड़ा छोटा, और पाल साम्राज्य उससे और भी छोटा था। तो राज्य जब छोटा होता है तो आपके पास जो धन आता है वो भी कम होता जाता है, और अगर आपके पास धन कम आएगा
तो विद्या के क्षेत्र में जो आप पैसे लगा सकते हो वो भी कम होते जाएंगे। पाल साम्राज्य ने सहायता तो हर प्रकार के धन की करी, किंतु क्योंकि उनके पास धन ही कम था तो वो नालंदा को देने के लिए जो उनके पास पैसा था वह अधिक नहीं था, और इस प्रकार नालंदा तक जो दान पहुंचता होगा उसमें काफी कमी आई होगी, जिसके कारण उन्हें धर्म कार्य करने में थोड़ा सा समस्या हुई होगी। और तीसरा कारण था हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स आना। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बुद्ध और जैन धर्म भारत में काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। उनके लोकप्रिय होने का एक कारण यह था कि जो हिंदू धर्म था उसमें कई वर्णों के साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे कि दलित वर्ण जिनके साथ काफी अत्याचार हुए। तो ये जो वर्ण था ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म को ज्यादा आकर्षित मानता था, क्योंकि वहां हर किसी को एकता के साथ देखा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जो बाकी वर्ण भी थे जैसे कई सारे क्षत्रिय या वैश्य, जब वो देखते थे कि हिंदू धर्म में हमें बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करने पड़ते हैं जो हमारे वेदों में तो लिखे हैं लेकिन आम व्यक्ति के लिए ये बहुत ही महंगे हैं, तो उनका भी हिंदू धर्म से मोह धीरे धीरे उठने लगा। इन लोगों को भी जैन धर्म और बुद्ध धर्म काफी आकर्षक लगा, क्योंकि यहाँ वह महंगे यज्ञ नहीं थे जो उनको हिंदू धर्म में करने पड़ रहे थे, और उसके बाद भी उनको वही सम्मान मिल सकता था जो उनको अभी प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण उस समय हिंदू धर्म की प्रसिद्धि में कमी आई थी। किंतु 7वीं और 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में कई परिवर्तन आए, और उसमें से सबसे बड़ा परिवर्तन था भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट कहता है कि चाहे आप किसी भी वर्ण के हों, छोटे वर्ण से या बड़े वर्ण से, आप किसी भी भगवान को पूज सकते हो, और भगवान को प्रिय होने के लिए आपको किसी भी प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती या महंगे दान करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु उस भगवान को अच्छे से पूजना होता है और पुण्य का काम करना होता है। तो वो हिंदू जो अब तक हिंदू धर्म से ठीक से जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने महंगे यज्ञ क्यों करें, उनको किसी दूसरे से छोटा क्यों माना जाता है, अब वो हिंदू धर्म को आकर्षित मानने लगे, क्योंकि यह धर्म उनके लिए काफी ज्यादा सरल हो गया। अब हिंदू धर्म जिस प्रकार वापस से प्रसिद्धि में आने लगा, उससे बुद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रसिद्धि में कमी आने लगी, क्योंकि अब हिंदू धर्म ज्यादा सरल हो गया था। बुद्ध और जैन धर्म में आपको कई प्रकार के बलिदान करने पड़ते थे, आपको कोई संपत्ति नहीं रखनी होती थी, आपको केवल कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनने होते थे, आपको काफी कम खाना खाना होता था। तो इन कठिनाइयों को लोग धीरे धीरे त्यागने लगे और हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुए। अब इससे हुआ ये कि जो धनराशि या दान लोग बुद्ध भिक्षुओं को किया करते थे उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी, जिससे नालंदा के प्रभाव में भी धीरे धीरे कमी आई। हालांकि वह अभी भी एक बहुत प्रभावशाली शिक्षा स्थल था। जैसे कि हम जानते हैं वहां केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, अपितु विज्ञान, साहित्य और कला की भी शिक्षा दी जाती थी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक महान विद्या स्थल जिसकी शुरुआत हुई थी धर्म सहिष्णुता से, यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस से गुप्त साम्राज्य में, वो रिलीजियस इनटॉलरेंस के कारण मुस्लिम साम्राज्य में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सोचिए, अगर नालंदा महाविहार या तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय अभी भी भारत में होते तो क्या ये भारत के ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हो सकते थे? क्या हमारा भारत काफी अलग होता अगर ये शिक्षा स्थल उन युद्धों को झेल पाते जो कि इनके पतन का कारण बने? यह बात शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वह शायद एक ऐसा रास्ता है जिसमें कभी हम लोग गए ही नहीं। नालंदा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने शैक्षणिक स्थल और धर्म स्थल की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, और इसके लिए हमें शक्ति अर्जन और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। आज नालंदा महाविहार तो जीवित नहीं है, लेकिन उसके स्थान पे अब और भी कई सारे विश्वविद्यालय भारत में आ गए हैं। यही नहीं, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी, एक बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी, उसी नालंदा महाविहार से बस कुछ मील दूर पर ही बनाई गई है, जिसका लक्ष्य है नालंदा महाविहार के उस अधूरे छूटे हुए कार्य को पूर्ण करना। मैं आशा करता हूँ कि नालंदा की इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अब आप सब लोग शैक्षणिक स्थलों का और सम्मान करेंगे। धन्यवाद।